A very warm welcome, friends. In this session, we all are fan of what? Biochemistry. In this lesson, we're talking about the glucose and why the glucose is participate in glycolysis, gluconeogenesis, and the pentose phosphate. What is the significance of the glucose? So, if we want to study the what? Glucose, why glucose is need for all the organism, or you can say creatures in the earth, including plant, animal to the microorganism. So let's start with the glucose. So if we talk about glucose occupies a central position. Do you understand what is central position? Without glucose can't make the energy formation. So ultimate source of the metabolism is what? The glucose. So glucose occupies a central position in the metabolism of plant, animal and many microorganisms. It is relatively rich in potential energy and thus a good fuel. The complete oxidation of glucose to carbon dioxide and water proceed via the standard free energy change of the -2840 किलोजूल पर मोल. तो एक सिंपल ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यदि उसका ऑक्सीडेशन होता है, उसका ब्रेकडाउन होता है, तो कितनी एनर्जी लिबरेट होनी है, कितनी स्टैंडर्ड एनर्जी, हम बात करें स्टैंडर्ड एनर्जी तो -2840 किलोजूल पर मोल एनर्जी जो होगी वो प्रोड्यूस हो गया, लिबरेट हो गया. हम बात कर सकते हैं कि कैलोरी में यदि बात करें तो 648 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी जो होगी वो जनरेट होगी एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से. बाय स्टोरिंग ग्लूकोज एज हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर सच एज स्टार्च और ग्लाइकोजन. तो बात करते हैं कि आप ग्लूकोज को कितनी ज़्यादा मात्रा में स्टोर कर सकते हो. नॉर्मल तो जो ग्लूकोज की ज़रूरत है उतना तो होना ही चाहिए. क्या आप एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर कर सकते हो? तो क्वेश्चन है, इसका आंसर है यस. आप ग्लूकोज को स्टोर कर सकते हो पॉलीमर के फॉर्म में, और जो दो पॉलीमर है उनका नाम है स्टार्च और ग्लाइकोजन. यदि हम बात करते हैं प्लांट की, तो प्लांट में जो का स्टार्च वो स्टोरेज मटेरियल की तरह काम करने वाला स्टोरेज पॉलीमर है, और एनिमल की यदि बात करते हैं तो ग्लाइकोजन जो होगा वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो है ग्लूकोज का स्टोरेज देखा जा सकता है. अ सेल कैन स्टॉक फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ हेक्सोज अंटिल वाइल मेंटेनिंग अ रिलेटिवली लो साइटोसोलिक ऑस्मोलैरिटी. तो एक फ्रेंड्स कंसेप्ट ध्यान में रखिए, जो साइटोसॉल होता है हमारा, उसकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है उसको हम हमेशा कैसा रखते हैं, लो रखते हैं. ज़्यादा ऑस्मोलैरिटी हो जाती है तो सेल के जो अंदर ऑर्गेनल्स हैं उन्हें प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी. तो जो रिलेटिवली जो हमारी जो साइटोसोल ऑस्मोलैरिटी होती है उसको हम लो रखते हैं. कैसे लो रखते हैं कि जो हेक्सोस है, जिसको हम शुगर ग्लूकोज कह रहे हैं, ग्लूकोज इज अ हेक्सोस, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो साइटोसॉल में लो ही रखा जाता है. स्टक पॉइंट मीन्स व्हाट? जब ज़रूरत पड़े तब सेल को क्या करना है, किसी सेल में ग्लूकोज को हम पॉलीमर के फॉर्म में क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं. और जब सेल को एमरजेंसी कंडीशन में या फिर जब आपने खाना नहीं खाया उस समय क्या होती है, सेल को भूख लगती है, तो वो सेल क्या करेगी, सेल जो होगी, जो इंट्रासेलुलर जो सेल्स है जिन्होंने ग्लूकोज को अपने अंदर क्या स्टोर करके रखा, कुछ स्पेशल सेल्स होती है जो कि ग्लूकोज को अपने अंदर स्टोर कर सकती. सारी सेल्स के पास ये कैपेबिलिटी नहीं होती है, तो वो सेल फिर क्या करती है, वो सेल्स जो होती है अपना जो स्टोर्ड ग्लूकोज है वो उसको रिलीज आउट करवाती है जहाँ जिस सेल को उसकी ज़रूरत है. When energy demands increase, glucose can be released from these intracellular storage polymers and used to produce ATP either aerobically or you can say anaerobically. तो ग्लूकोज तो हम कह ही चुके हैं कि सेंट्रल पोजीशन रखता है कहाँ पर, मेटाबॉलिज्म के पाथवे में. तो विदाउट ग्लूकोज कांट मेक एनर्जी. Glucose is not only an excellent fuel, it is also a remarkable versatile precursor capable of supplying a huge array of metabolic intermediates for biosynthetic reactions. A bacterium such as E. coli can obtain from glucose the carbon skeleton for every amino acid, nucleotide, coenzyme, fatty acid and other intermediates. It need to for growth. तो जब हम बात करें किसकी, ई कोलाई की, ई कोलाई क्या करता है,
इकोलाई जो होता है ग्लूकोज से क्या क्या बना सकता है। देखो यदि आपके पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज होती है वो इकोलाई को भी ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है ही नहीं साथ में जिसको ग्लूकोज के बिना अपने एनर्जी को वो प्रोड्यूस कर ले, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स उसको फुलफिल कर ले। तो ग्लूकोज जो है वो सेंट्रल मॉलिक्यूल की तरह काम करने वाला है। तो ग्लूकोज से जो इकोलाई है वो क्या करने वाला है, इकोलाई जो होता है वो अमाइनो एसिड्स, कार्बन स्केलेटन बनाएगा ग्लूकोज से, फिर न्यूक्लियोटाइड बनाएगा, फिर को एंजाइम्स बनाएगा एंड फैटी एसिड और अदर मेटाबॉलिक जो इंटरमीडिएट्स वो भी क्या करते हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो ये सारी चीज़ें क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सेल जो होती है इकोलाई उसको क्या करना है, ग्रोथ करना है। तो ग्रोथ के लिए सारी चीज़ें हमें इम्पॉर्टेंस है, ग्रोथ के लिए इन सारी चीज़ों का क्या है इम्पॉर्टेंस देखने को मिल जाता है आपको। अब वहीं बात करते हैं, यदि हम बात करते हैं किसकी, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ मेटाबॉलिक फेट ऑफ ग्लूकोज वुड इनकम्पास हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ट्रांसफॉर्मेशंस। हमें कितने सारे, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से थाउजेंड्स ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिल जाते हैं। सो इन एनिमल्स एंड वेस्क्यूलर प्लांट्स, we will talking about the animal and vascular plant, glucose has 4 major fates. And what is the 4 major fates? It may include if you have a one glucose molecule, if you have a one glucose molecule, so what if the glucose molecule is oxidized via glycolysis, तो क्या होगा, आपके पास पायरुवेट का प्रोडक्शन हो जाएगा, पायरुवेट आपके पास आ जाएगा। पायरुवेट क्या होता है, 3 कार्बन का क्या है मॉलिक्यूल है। यदि आप ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते बाया पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, तो उस समय क्या होगा, राइबोस 5 फॉस्फेट जो होगा वो जनरेट होगा और अल्टीमेटली क्या बन जाना है, आपका न्यूक्लिक एसिड जो होंगे वो प्रोड्यूस हो जाएंगे फ्रॉम दी पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। और यदि बात करते हैं स्टोरेज के फॉर्म में ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को स्टोर करने के लिए हमारे पास 2 फॉर्म हम बता ही चुके, एक तो स्टार्च, दूसरा क्या है आपका ग्लूकोज है। तो अब बात करते सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल पॉलीमर। जो स्ट्रक्चरल पॉलीमर्स होते हैं उनका सिंथेसाइज आपको करना है, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, उस समय आपको ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को क्या करना है, पॉलीमराइजेशन करवाना है। तो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स एंड सेल वॉल पॉलीसेकेराइड्स, जो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स है, सेल वॉल तो आप सब जानते हैं। सेल वॉल जो होता है जैसे कि सेलुलोज हो गया वो भी ग्लूकोज का पॉलीमर है, फिर आपका काइटिन हो गया है, काइटिन इज ऑल्सो ग्लूकोज पॉलीमर एंड द नाम एंड नाक एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एन एसिटाइलमिक एसिड। इस तरीके से क्या सेल वॉल के फॉर्मेशन में भी ग्लूकोज जो है वो अपना रोल प्ले करता है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, ये तो एक क्या हो गया आपका इंट्रोडक्शन हो गया किसका, ग्लूकोज का। तो ये क्या है आपके मेजर पाथवेज ऑफ ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, मेजर पाथवेज ऑफ ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, जिसमें कि क्या क्या बता दिया आपको, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन कैसे कैसे आप कर सकते हो। तो ये कुछ पाथवे हैं जिनकी वजह से आप क्या देख सकते हो, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन दे सकते हैं। कहने का सिंपली मीनिंग ये है कि आपको क्या करना है, जब आप स्टार्ट करते हैं बताना है आपको ग्लूकोज जो होता है वो सेंट्रल मॉलिक्यूल है हर ऑर्गेनिज्म के, चाहे वो प्रोकैरियोटिक या फिर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, दोनों ही ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या चाहिए आपको, ग्लूकोज जो है वो सेंट्रल मॉलिक्यूल की तरह काम। यदि ग्लूकोज है तो आप इंटरमीडिएट जो होंगे वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो इकोलाई में तो हम बता ही चुके बहुत सारे काम हैं, इसके थाउजेंड्स और हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स क्या इसके ट्रांसफॉर्मेशन है। यदि मोटी मोटी बात करते हैं किसकी, कि जो बड़े बड़े मेजर काम होते हैं जो कि ग्लूकोज कर लेता है प्लांट और वेस्कुलर प्लांट्स में, प्लांट एंड एनिमल, जिसको हम वेस्कुलर प्लांट जो है वेस्कुलर प्लांट उसकी बात कर रहे हैं, और एनिमल्स में क्या क्या काम कर लेता है। हमने 4 काम बताया उसके लिए, क्या कि स्टोरेज का काम करेगा, स्टोरेज का काम कर लेगा ये, दूसरा ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू, पायरुवेट बना लेगा। यदि ऑक्सीडाइज हो जाएगा पेंटोस फॉस्फेट के थ्रू तो क्या बनाएगा, राइबोस 5 फॉस्फेट बनाएगा। और राइबोस 5 फॉस्फेट यदि एक बार बन जाता है तो फिर आपको पता है कि आपको क्या बनाना है, फिर राइबोन्यूक्लिक एसिड बनेगा और न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं DNA जो होगा हमारा जीनोमिक मटीरियल, वो भी आप उसको बनाने के लिए आपको ग्लूकोज जो है वो इंटरमीडिएट प्रिकर्सर की तरह काम करने वाला है। और जब हम पॉलीमर्स का सिंथेसिस देखते हैं तब उस समय भी हमें क्या होता है, ग्लूकोज की, जैसे कि सेल वॉल में हमें चाहिए, सेल वॉल एक ही टाइप की सेल वॉल तो होती नहीं है, सेलुलोज की बनी होती है कुछ सेल वॉल, कुछ सेल वॉल जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, कुछ सेल जो होती है वो
एन असिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड एन असिटाइल ग्लूकोसामाइन नाम एंड नाक की बनी होती है। इस तरीके से क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है वो सेंट्रल मॉलिक्यूल है और इसके जो प्रिकर्सर्स बनते हैं, बहुत सारे प्रिकर्सर, वो अल्टीमेटली जितने भी हमारे अंदर, जितना भी हमारे अंदर क्या है केमिकल कंपोजिशन है, उसको अल्टीमेटली फॉर्म कर देता है। विदाउट ग्लूकोज दे कांट फॉर्म द अल्टीमेट फॉर्मेशन ऑफ द दोज ऑफ थिंग्स। सो व्हाट, लेट्स स्टार्ट विद द यदि हम बात करते हैं किसकी, कि वो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं, वो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं जो कि क्या करने वाले हैं, आपका ग्लूकोज को फॉर्म करने वाले हैं। मतलब ऐसे भी ऑर्गेनिज्म जो ग्लूकोज खुद बना लेते हैं और ऐसे भी ऑर्गेनिज्म जो कि ग्लूकोज को क्या कर सकते हैं, एक्सेस करते हैं, कहाँ से, आउटर एनवायरनमेंट से, सोर्सेज से। जैसे कि ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट हैव एक्सेस टू ग्लूकोज फॉर्म, अदर सोर्स मस्ट मेक इट। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म हमने फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म बोल दिया है। मेक ग्लूकोज बाय फर्स्ट रिड्यूसिंग एटमॉस्फेरिक CO2। हमें क्या पता है, हमें पता है कि हमारे एनवायरनमेंट में CO2 बहुत सारा है, तो कुछ CO2 और कुछ वाटर मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाएंगे, CO2 जो कि वो एटमॉस्फेयर जो CO2 होता है उसको रिड्यूस किया जाएगा टू मेक अ ट्रायोस। और यही ट्रायोस जो बनता है, हम जब मेल्विन कैल्विन साइकिल की बात करते हैं, C3 साइकिल इसको कहते हैं, उसमें क्या बनता है, CO2 से ट्रायोस बनता है और इसी ट्रायोस को अल्टीमेटली हम फिर क्या बनाएंगे, इसी ट्रायोस से हम अल्टीमेटली बनाते हैं ग्लूकोज। ट्रायोस से क्या बन जाता है आपका ग्लूकोज। तो जो नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि सेल्स होती हैं, उनके पास तो क्या है, वो ग्लूकोज को बना नहीं सकती, तो उनके पास क्या होता है 3 और 4 कार्बन का कोई प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है जो कि ग्लूकोज बनाने के लिए कैपेबल होता है। और जिस प्रोसेस के थ्रू वो ग्लूकोज को मॉलिक्यूल को जनरेट या बनाता है उसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस कहते हैं। तो इफेक्टिवली रिवर्सिंग ग्लाइकोलिसिस इन अ पाथवे दैट यूजेस मेनी ऑफ द ग्लाइकोलिटिक एंजाइम। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोलिसिस कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है वो हम इस चैप्टर में भी देख लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द ग्लाइकोलिसिस। सो दिस इज द, क्या कह सकते हैं इसे आप, ग्लाइकोलिसिस को एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसीजर जो कि एनएरोबिकली और एरोबिकली, जो ऑर्गेनिज्म एरोबिक है, जो ऑर्गेनिज्म और एनएरोबिक है, उन दोनों में कॉमन यदि कोई पाथवे चलने वाला है तो उस पाथवे का नाम क्या है आपका, ग्लाइकोलिसिस। सो लेट्स स्टार्ट विद द ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस होता क्या है, आपको फ्रेंड्स रीड आउट कैसे करना है बुक को, वो आप देखिए, समझिए कि आप कितने कम समय में एक पूरे बुक को रीड आउट कर सकते हैं, वो आपको देखना है। तो ये देखने के लिए आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, हम ग्लाइकोलिसिस से। ग्लाइकोलिसिस होता क्या है, तो ग्लाइकोलिसिस को समझने के लिए क्या देखते हैं आप, ग्लाइकोलिसिस फ्रॉम द ग्रीक, ग्लाइकिस का मतलब होता है स्वीट और शुगर कैन से, और लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग। तो शुगर, ग्लूकोज क्या है, एक टाइप का शुगर मॉलिक्यूल, उसको आपको क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। तो ग्लाइकोलिसिस का सिंपली यदि मीनिंग आप देखोगे तो क्या बोलोगे, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, और यू कैन से ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। So, a molecule of glucose is degraded in a series of enzyme catalyzed reaction to yield two molecule of the 3 carbon compound that is pyruvate। और वो 3 कार्बन कंपाउंड कौन सा है, वो पाइरूवेट है। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज टू पाइरूवेट, जब तक पाइरूवेट नहीं फॉर्म हो जाता, ये कैसा प्रोसेस है, ये ऐसा प्रोसेस है जो कि एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म हो चाहे ऑर्गेनिक एरोबिक ऑर्गेनिज्म हो, दोनों में ये पाथवे जो है कॉमन होगा और एंजाइम्स भी होंगे वो एग्जैक्ट कॉमन होंगे। तो ड्यूरिंग द सिक्वेंशियल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस सम ऑफ द फ्री एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADH। तो करेंसी ऑफ द सेल व्हाट, ATP जो होती है करेंसी होती है। तो हमें यही तो करना है, हम ग्लूकोज को कंज्यूम ही क्यों करते हैं, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हमें करना ही क्यों, हमें क्या ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है एनर्जी की। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलने वाली है, वो एनर्जी हमें मिलने वाली है कहाँ से, ग्लूकोज से। तो ग्लाइकोलिसिस वाज फर्स्ट मेटाबॉलिक पाथवे टू बी इल्यूसिडेटेड एंड इज प्रोबेबली द बेस्ट अंडरस्टूड। अब ग्लाइकोलिसिस को जो एक दूसरी जो प्रोसीजर है उसके थ्रू कैसे समझते हैं, देखते हैं कि फ्रॉम एडवर्ड बूशनर डिस्कवरी इन 1897 अ फर्मेंटेशन इन सेल फ्री एक्सट्रैक्ट
of yeast until the elucidation of the whole pathway in yeast। जो पहली बार ग्लाइकोलिसिस का यदि देखा जाता है, चर्चा कहाँ पर शुरू हुई, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती भी है, ये किसने बताया? बताया कि एमडन मेयरहोफ जो थे उन्होंने बताया, लेकिन कहाँ बताया? बताया उन्होंने ईस्ट सेल में। ईस्ट में भी कब? जब वो ईस्ट क्या हो रहा, फर्मेंट हो रहा था। और फर्मेंटेशन sulfury extract of the yeast until the elucidation of the whole pathway in yeast, so by Otto Warburg and Hans von Euler, Cephalin and इन्होंने ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस को किसने बताया? ईस्ट में। किसने बताया? ऑटो वारबर्ग एंड हॉन्स वॉन यूलर। सल्फिन जो थे, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ईस्ट में बताया कि ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है। वहीं यदि बात करते हैं मसल में, तो मसल में क्या? बाय गस्टव एम्बेडन एंड ऑटो मेयरहोफ इन द 1930s। तो जो ग्लाइकोलिसिस है, देखा जाए तो हम इसे एम्बेडन मेयरहोफ पाथवे ही कहते हैं, लेकिन क्रेडिट तो वो किसको जाना चाहिए? क्रेडिट इससे पहले तो हम ईस्ट में इसका फर्मेंटेशन देख ही चुके थे, फर्मेंटेशन के दौरान जो ग्लाइकोलिसिस बनती है। लेकिन यदि ईस्ट में देखते हैं तो उन्होंने ईस्ट की किसकी बात की थी? ईस्ट में यदि देखा जाए तो डिस्कवरी जो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? 1897 में ही हो गई थी ईस्ट में। और जब मसल यानी कि एनिमल सेल की बात करते हैं तो 1930 में हुआ था मसल, इस तरीके से। तो the reaction of glycolysis were major focus of biochemical research. The philosophical shift that accompanied this discovery was announced by the Jacob Leob in 1906. तो फ्रेंड्स, आप ग्लाइकोलिसिस में क्या बताया? ग्लाइकोलिसिस आप ये बोलेंगे कि ग्लाइकोलिसिस जो होता है एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, स्वीट जो होती है हमारा ग्लूकोज, उसको क्या किया जाता है? स्प्लिट किया जाता है। और एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से हम क्या बना रहे हैं? पाइरुवेट को जनरेट कर रहे हैं। और ये जो पाइरुवेट होता है, चाहे वो एनएरोबिक हो, जैसे कि हम ईस्ट में कह रहे हैं एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है, और चाहे वो मसल की बात हो, मसल क्या है? हमारा जो मसल होता है एनिमल का, एनारोबिकली भी मसल जो होते हैं वो फॉर्म कर लेते हैं, बट एटीपी जो होता है वो प्रोडक्शन कम होता है। तो बात कर लेते हैं कि ईस्ट में भी ग्लाइकोलिसिस देखा गया और मसल सेल में ग्लाइकोलिसिस को देखा गया। दोनों में क्या हो गए हैं? कॉमन पाथवे जो थे वो रन हो रहे थे। और ग्लाइकोलिसिस को एम्बेडन मेयरहोफ पाथवे भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? एम्बेडन मेयरहोफ पाथवे भी कहा जाता है। अब बात करते हैं किसकी? तो ये कौन है? हांस वॉन यूलर सल्फिन। इन्होंने किस पे? ईस्ट पर काम किया है। जो दूसरे जो है गस्टव एम्बेडन, इन्होंने नो डाउट हमारे मसल सेल में इन्होंने क्या किया है? काम किया। और ये ऑटो मेयरहोफ हैं। तो ग्लाइकोलिसिस इज एन ऑलमोस्ट यूनिवर्सल पाथवे। ग्लाइकोलिसिस कैसा है? एक यूनिवर्सल पाथवे, ऑलमोस्ट यूनिवर्सल सेंट्रल पाथवे ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडेशन, और यू कैन से ऑफ कैटाबॉलिज्म। The pathway with the largest flux of carbon in most cell, the glycolytic breakdown of glucose is the sole source of metabolic energy in the some mammalian tissue and cell types. तो erythrocyte, renal medulla, brain and sperm for example. तो बात करते हैं यदि ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज क्या होता है? सोल सोर्स होता है किसके? मेटाबॉलिक एनर्जी। सम मेमिलियन टिश्यू एंड सेल टाइप, वो मेमिलियन टिश्यू और सेल कौन कौन से? जो इरिथ्रोसाइट होता है उसको सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज ही चाहिए। रीनल मेड्यूला, इसको भी सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज ही चाहिए। ब्रेन है, जो ब्रेन विदाउट ग्लूकोज ब्रेन कांट वर्क, एंड द स्पर्म फॉर एग्जाम्पल। ये कुछ ऐसी सेल्स और टिश्यू हैं जिनको ग्लूकोज जो होता है वही सोल सोर्स काम करने वाला। दूसरा इनको इंटरमीडिएट दें तो ये काम नहीं करेंगे। Some plant tissue that are modified to store starch such as potato tubers and some aquatic plant वैसे watercress for example derive most of the energy from the glycolysis. Many anaerobic organisms are entirely dependent on glycolysis. हम बात कर लेते हैं एरोबिक, तो उसमें तो ग्लाइकोलिसिस चलनी है, ग्लूकोनियोजेंस, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे चलेगा, ग्लाइकोलिसिस और भी बहुत सारी प्रोसेस होती है। लेकिन यदि एनाएरोबिक की बात करते हैं ऑर्गेनिज्म, उसमें कौन? वो पूरा कम्प्लीटली किस पर डिपेंड होता है? वो ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस होता है उसी पर डिपेंड होता है, उसी से उसको एनर्जी मिलनी है। तो बात कर लेते हैं फर्मेंटेशन, क्योंकि फर्मेंटेशन जो कि ईस्ट में देखा गया उसी दौरान क्या हुआ था? हमारा ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस पहली बार देखा गया। फर्मेंटेशन इज अ जनरल टर्म फॉर द एनाएरोबिक डिग्रेडेशन ऑफ द ग्लूकोज एनाएरोबिकली
जब बात होगी कहाँ पर एनएरोबिकली, तब बात एनएरोबिक डिग्रेडेशन ऑफ द ग्लूकोज और अदर ऑर्गेनिक न्यूट्रन टू ऑब्टेन एनर्जी। फर्मेंटेशन में क्या होता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, एनएरोबिकली उसका क्या किया जाएगा, ऑक्सीडेशन किया जाएगा। इतना आपको ध्यान में रखना है, कंजर्व एज एटीपी बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिज्म फर्स्ट अरॉज इन द एटमॉस्फेयर विदाउट ऑक्सीजन। जब हम बात करते इवोल्यूशन की, तो हेडियन में क्या हुआ था, हेडियन में हमारा अर्थ मून का फॉर्मेशन होता, आर्कियन में क्या हुआ था, बैक्टीरिया आर्के बैक्टीरिया आए थे। उस समय तो क्या था, आपका कोई ऑक्सीजन का एवोल्यूशन आपको देखने को नहीं मिला। तो उस समय जो ऑर्गेनिजम्स आए थे जो कि एनएरोब थे, फिर बाद में कुछ साइनोबैक्टीरिया टाइप के फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स भी आए, बाद में क्या ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हुआ। लेकिन जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ही ना प्रेजेंट था, उस समय क्या हुआ था, तब की बात है ये। तो बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट अरोज इन द एटमॉस्फेयर विदाउट ऑक्सीजन। जब हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ते तब पता चलता है कि ऑक्सीजन इवॉल्व कैसे हुई, कौन से ऑर्गेनिजम्स थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम ऑक्सीजन को इवॉल्व, कैसे ऑक्सीजन का एवोल्यूशन होता है वो देखने को मिलता है। तो एनएरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज प्रोबेबली that the most ancient biological mechanism for obtaining energy from the organic fuel molecule, and as genome sequencing of the wide variety of organism has revealed some archaea and some parasitic microorganism lack one or more of the enzyme of glycolysis but retain the core of the pathway। देखा गया सब में, किस में देख लें हम पाथवे को, देखा गया किसमें कि आर्किया में देखा गया है, पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स में देखा गया है। क्या हो रहा है, सब में ग्लाइकोलिसिस जो थी वो रिटेन कर रही है, एक दो एंजाइम होंगे वो नहीं प्रेजेंट होंगे, अदरवाइज सब कुछ सेम ही चल रहा था जब इवोल्यूशन देखा गया। दे प्रेजम्बली कैरी आउट वेरिएंट फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिसिस, तो वो वेरिएंट फॉर्म ग्लाइकोलिसिस का क्या है। इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, देखिए आप एवोल्यूशन की बात आ गई, इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन कहाँ थे हम, in the course of evolution chemistry of this reaction sequence has been completely conserved. The glycolytic enzyme of vertebrate are closely similar in amino acid sequence and three-dimensional structure to their homologues in yeast and spinach. To homolog का मतलब क्या होता है कि उनका जो कॉमन एंसेस्टर वो क्या है, कोई कॉमन पॉपुलेशन है, उसमें से सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे वो डाइवर्ज हो गए, जिसको हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन भी कहते हैं। ओके, कॉमन पॉपुलेशन से जो है ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो डाइवर्ज हो जाते हैं। तो कहाँ थे हम, the chemistry of this reaction sequence has been completely conserved. The glycolytic enzyme of the vertebrate are closely similar in amino acid sequence and three-dimensional structure to their homologue in yeast and spinach. Glycolysis differs among species only in the details of the regulation and the subsequent metabolic fate of the pyruvate. तो जब ग्लाइकोलिसिस की बात कर रहे हैं, वैसे तो सब में ही सारे ऑर्गेनिजम्स में क्या हो रही है, चल रही है, ऑपरेट हो रही है, लेकिन जो इसका जो पायरुवेट बनता है, जो एंड प्रोडक्ट बन रहा है जिसको हम पायरुवेट कह रहे हैं, उसका फेट जो है वो हर ऑर्गेनिज्म में क्या है, वेरी करता है। पायरुवेट जो होता है बन गया है एक बार, तो वो उसका अल्टीमेट फंक्शन जो है, अल्टीमेट काम क्या करने वाला है पायरुवेट, वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म क्या हो रहा है, वेरी करता है। द थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल एंड द टाइप ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म दैट गवर्न ग्लाइकोलिसिस आर कॉमन टू ऑल पाथवे ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो इस लाइन को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। द thermodynamic principle and the type of regulatory mechanism that govern the glycolysis are common to all pathway of cell metabolism. So glycolytic pathway, or you can say the central importance in itself, can also serve as the model for many aspects of the pathway discussed throughout this book. तो अब क्या करेंगे, हम ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस होता है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स ये पता होना चाहिए क्या चीज़ आपको स्किप करना है बुक से और किस चीज़ को आपको पूरा रीड आउट करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको अंडरलाइन करें, आप बुक को देखें कहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, कहाँ से नहीं कर सकते हो। तो हम देख रहे हैं क्या ग्लाइकोलिसिस की, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती क्या है।
कहाँ से होगी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस का स्टार्ट कहाँ से होना है, कहाँ से, एक सेकेंड, हाँ हम फ्लो डायग्राम के थ्रू ही ग्लाइकोलिसिस को पढ़ेंगे। तो ग्लाइकोलिसिस जो होती है वो 10 स्टेप प्रोसेस होती है। कैसे, इसमें है 10 स्टेप जो है वो इन्वॉल्व हो, और ये 10 स्टेप जो है चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यूनी है, मल्टी सेलुलर, सब में क्या होना है, ग्लाइकोलिसिस जो होगा वो चलना ही चलना है। तो आप देखिए ग्लाइकोलिसिस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। 2 पार्ट में जो आपका है ग्लाइकोलिसिस जो होगा वो ऑपरेट होगा। कैसे, इसको हम बोलेंगे कि ग्लाइकोलिसिस जो होती है तो उसकी 2 फेजेस होती है। एक तो प्रिपरेटरी फेज होती है, मतलब थोड़ा बहुत आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा तब जाके आपको एक्स्ट्रा मनी मिलने वाला है। तो एक होती प्रिपरेटरी फेज, दूसरी होती आपकी पे ऑफ फेज। तो प्रिपरेटरी फेज में आपको क्या करना है, प्रिपरेटरी फेज में आपको आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो थोड़ा बहुत आपको उसको एनर्जी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाके आपको जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो आपको मिल जाएगा। तो क्या होता है प्रिपरेटरी फेज में, प्रिपरेटरी फेज में आपको ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल होता है, ग्लूकोज का वो है। तो यहाँ पर क्या होता है, 1 molecule of glucose is converted into 6-phosphate glucose 6-phosphate with the help of enzyme hexokinase and with the investment of 1 ATP molecule. So this step is totally irreversible step। आप स्टेप को नोट डाउन कीजिए। पूरे ग्लाइकोलिसिस पाथवे में ऐसे 3 स्टेप्स है जहाँ पर ग्लाइकोलिसिस जो होती है वो इरिवर्सिबल, अदरवाइज सारी स्टेप जो होंगी वो रिवर्सिबल होनी। तो वो 3 स्टेप कौन कौन सी है जो कि इरिवर्सिबल होती है। पहली स्टेप तो आपने देख ली, ग्लूकोज 6-phosphate कन्वर्जन हो रहा है तब। देन ग्लूकोज 6-phosphate is converting into fructose 6-phosphate with the help of enzyme isomerase, After that, fructose 6-phosphate is converted into the fructose 1,6-bisphosphate with the help of enzyme phosphofructokinase 1. This is the rate limiting step इन द ग्लाइकोलिटिक पाथवे। तो ये स्टेप वो है जो कि डिसाइड करेगी ग्लाइकोलिसिस आपका ऑपरेट होना है या नहीं, या कितनी रेट पर इसको चलना चाहिए। तो दिस इज़ द, हर स्टेप में कोई ना कोई रेट लिमिटिंग स्टेप होती ही है, ये आपको ध्यान रखना जब भी आप बायोकेमिकल पाथवेज का स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस में कौन है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 जो है वो क्या है, ये जो एंजाइम है ये रेट जो होगी इसकी डिसाइड करेगी। तो ये कैसा है, ये रेट लिमिटिंग स्टेप है किसका, ग्लाइकोलिसिस का। तो थर्ड जो स्टेप होती है वो क्या होती है, ग्लाइकोलिसिस की रेट लिमिटिंग स्टेप होती है। आफ्टर दैट फ्रुक्टोज 1,6-bisphosphate is converted into glyceraldehyde 3-phosphate and dihydroxyacetone phosphate via the aldol condensation process, or in this process we use the enzyme aldolase. After that, glyceraldehyde and 3-phosphate and dihydroxyacetone phosphate up to the process. This is the preparatory phase। और एक बार आपका क्या बन गया है, ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate और डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट, ये अल्टीमेटली कन्वर्ट किस में हो जाएगा, डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट इज कन्वर्टिंग इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate वाया द एंजाइम ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज एंड वाइस वर्सा। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ DHAP जो होगा वो ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate में कन्वर्ट हो, ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate ऑल्सो कन्वर्ट इनटू दी डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट। तो देखिए आप यहाँ पर रिवर्सिबल कैसा है एंजाइम, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो एक बार यदि क्या आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate जो है मॉलिक्यूल बन गया, यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल है हमारे पास, 1 मॉलिक्यूल किसका था, ग्लूकोज का। यहाँ पर जो है 2 मॉलिक्यूल किसके बने, ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate के क्या है, 2 मॉलिक्यूल जो है हमारे पास जनरेट हो गए हैं। तो आप देखिए जब एक बार 2 मॉलिक्यूल बन जाते ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate की, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आपका पे ऑफ फेज। हमने बात की थी कि हम ग्लाइकोलिसिस को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला पार्ट जो है उसको कहेंगे, पहला फेज़ जो है इसको हम प्रिपरेटरी फेज़ कह रहे हैं या इन्वेस्टमेंट फेज़ कहेंगे। दूसरा जो है पे ऑफ फेज़ है, जिसमें क्या है हमें एनर्जी जो होगी मिलने वाली खूब सारी, जो हमने 2 ATP यूज़ करी थी ना प्रिपरेटरी में, वो अब 2 ATP के बदले में आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है वो आप देखिए। उन 2 ATP के बदले आपको यहाँ क्या मिलने वाला है। तो पे ऑफ फेज़ में होता क्या है,
होता यह कि ऑक्सीडेशन कन्वर्जन ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट टू पायरुवेट एंड द कपल्ड फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADH. So glyceraldehyde 3-phosphate is converting into 1,3-bisphosphate bisphosphoglycerate with the help of enzyme glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase. यहाँ पे एंजाइम कौन लगने वाला है? डिहाइड्रोजनेस एंजाइम, वो वर्क करेगा और क्या मिलने वाला है? आपको ऐड करना होगा 2-फॉस्फेट का मॉलिक्यूल, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो आपको देना पड़ेगा और बदले में क्या मिलने वाला है आपको? 2 NAD के बदले में 2 NADH प्रोड्यूस होगा प्लस 2 प्रोटॉन जो होंगे वो लिबरेट हो जाएंगे। तो एक बार क्या हो गया है, यहाँ आप देखिए यहाँ पे 2 मोल्स हैं, यहाँ पर भी 2 मोल हैं। तो 1,3-bisphosphoglycerate इज कन्वर्टिंग इनटू 3-phosphoglycerate वाया द एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। हम सब जगह देखते हैं जहाँ काइनेज है वहाँ पर क्या होने वाला है? ATP लगने वाली। ये ऐसा एकमात्र असप्शन है जहाँ की काइनेज एंजाइम वर्क कर रहा है और ATP हमें मिल रही है। हमें ATP को खर्च नहीं कर रहे हैं, हम कंज्यूम नहीं कर रहे, उल्टा हमें ATP बनती हुई दिखाई दे रही है। आप देखिए यहाँ पर उल्टा क्या हो रहा है, तो 2 ADP से हमें क्या बन रहा है? हमें मिल रहा है 2 ATP से हम क्या फॉर्म कर रहे हैं? 2 ADP जो होता है उसका फॉर्मेशन कर रहे हैं। 2 ADP जो होता है उसका फॉर्मेशन कर रहे हैं। आफ्टर दैट दिस इज़ द 7th स्टेप, दिस इज़ द 7th। तो जब हम बात कर रहे थे क्या कि पूरे ग्लाइकोलिसिस में क्या होना है, आपको 3 ऐसी स्टेप्स मिलेगी जो कि इरिवर्सिबल होगी। जो पहली स्टेप है वो कौन है? जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का कन्वर्जन होता है, ये एक इरिवर्सिबल स्टेप है। दूसरी जगह कहाँ होता है? जब फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट जो होता है फ्रुक्टोज 1,6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, तब भी क्या होती है? इरिवर्सिबल स्टेप है। और लास्ट में जो इरिवर्सिबल स्टेप है वहाँ पर क्या होना है? तो 10th स्टेप होती है, वो कैसी होती? इरिवर्सिबल है, जो कि पे ऑफ में। यदि आप तो कैसे डिवाइड करोगे? यदि पूछा जाए आपसे कि प्रिपरेटरी फेज में ऐसी 2 स्टेप्स कौन सी जो कि इरिवर्सिबल हैं, तो आप क्या कह देंगे? पहला बोल देंगे ग्लूकोज टू जब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट पर बनता है तब, और दूसरी जो है जो फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट जो होता है तब वो किस में कन्वर्ट होता है? फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट में। ये क्या है? तो प्रिपरेटरी फेज में कितनी 2 स्टेप ऐसी होती है जो कि इरिवर्सिबल है। वहीं पे ऑफ फेज में देखा जाए तो सिर्फ एक स्टेप ऐसी है जो कि क्या है? इरिवर्सिबल है। और वो स्टेप क्या है? जब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो होता है पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तब। जब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो होता है फॉस्फेट पायरुवेट जो होता है फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तब। तो हम कहाँ थे? हम थे कि 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट से क्या बन गया है? 3-फॉस्फोग्लिसरेट। तो यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट ATP फॉर्मिंग रिएक्शन है जो कि कैसी है? सबस्ट्रेट लेवल का यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन देखा जाता है। तो ग्लाइकोलिसिस में आपको 2 जगह जो होगा सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन देखने को मिलेगा। तो फॉस्फोराइलेशन जो होता है 3 टाइप का होता है, हम देख चुके हैं। एक तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, एक फोटोसिंथेटिक फॉस्फोराइलेशन, और एक जो होता है वो सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन होता है। तो ग्लाइकोलिसिस में कौन सा फॉस्फोराइलेशन आपको देखने को मिल रहा है? ग्लाइकोलिसिस में आपको सबस्ट्रेट लेवल का क्या है? फॉस्फोराइलेशन जो है वो देखने को मिल रहा है। जब 3-फॉस्फोग्लिसरेट 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है तो उस समय एंजाइम जो यूज़ होने वाला है वो कौन है? म्यूटेज है। यहाँ पर सिर्फ आप देखिए फॉस्फेट जो है, ये फॉस्फेट इसका पोजीशन सिर्फ चेंज हो रहा है। जब फॉस्फेट का पोजीशन चेंज होता है एक जगह से दूसरी जगह पर फॉस्फेट सिर्फ लगना है, उस जगह जो एंजाइम यूज़ होगा वो कौन होगा? म्यूटेज ही काम करेगा। तो 2-फॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टिंग इनटू फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। तो इन दिस टाइम जो एंजाइम यूज़ होने वाला है वो इनोलेज, और 2 वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे वो लिबरेट होंगे, वो रिमूव हो जाएंगे पाथवे से। तो 2-फॉस्फोइनॉल पायरुवेट अल्टीमेटली इसको कन्वर्ट किस में करना है? हमें करना है इसको पायरुवेट में कन्वर्ट। एक बार हमें क्या बनाना है? पायरुवेट ही बनाना है। तो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरुवेट काइनेज। तो फ्रेंड्स आपको पूरे ग्लाइकोलिसिस में 3-4 चीज़ें जो है वो IMP हैं। जैसे कि आपको ये करना है कि ग्लाइकोलिसिस जो होता है 2 स्टेज में इसको क्या करते हैं? हम डिवाइड कर रहे हैं। पहला जो फेज़ होता है उसको प्रिपरेटरी फेज़ कहते हैं, और इस प्रिपरेटरी फेज़ में 2 ऐसी प्रोसेस है, 2 ऐसी रिएक्शंस हैं। पूरे जो 10 स्टेप का जो प्रोसेस है उसमें 2 स्टेप ऐसी है जो कि इरिवर्सिबल है। जब बात करेंगे हम पे ऑफ की, तो पे ऑफ में भी एक ऐसी रिएक्शन जो कि इरिवर्सिबल। तो पूरे टोटल ग्लाइकोलिसिस में 3 स्टेप जो होती हैं वो इरिवर्सिबल प्रोसेस, अदरवाइज पूरा ग्लाइकोलिसिस जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो पूरे ग्लाइकोलिसिस में आपको ये बताना है कहाँ पर
NAD जो होता है वो NAD में कन्वर्ट होता है। तो जब बात करते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की, जब 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है वहाँ पर 2 NAD जो वो 2 NADH में कन्वर्ट होता है। और पहला जो फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन अपने को देखने को मिलता है वो कहाँ मिलता है, जब 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट जो होता है वो 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है तब। और सेकंड जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन वो कहाँ देखने को मिलता है, वो आपको देखने को मिलता है जब फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट जो होता है तब पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है। तो टोटल आपको ग्लाइकोलिसिस से क्या मिला फ्रेंड्स, तो मिला आपको क्या, कितने एटीपी प्रोड्यूस हुए। यदि आप नेट अमाउंट ग्लूकोज टू पाइरुवेट देखेंगे तो नेट अमाउंट आपको एटीपी का क्या दिखाई देगा, और आपको एटीपी जो होंगे वो 2 एटीपी जो होगा वो आपका नेट गेन हुआ। क्यों कि जो यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा, यहाँ पर हम जब प्रिपरेटरी फेज में हम वहाँ पर 2 एटीपी को इन्वेस्ट कर चुके हैं, यहाँ पर बनी कितनी 4 एटीपी, लेकिन माइनस हम क्या कर देंगे 2, तो हमारे पास कितनी एटीपी बचेंगी, सिर्फ 2 एटीपी हमारे पास होंगी। और NADH 2 NAD जो है वो उसका प्रोडक्शन भी हमें देखने को मिलेगा, उसका प्रोडक्शन भी हमें देखने को मिलेगा। तो इतने इजी वे से आप क्या कर सकते हो, ग्लाइकोलिसिस को स्टडी कर सकते हैं। एक बार आपका ग्लाइकोलिसिस जो है वो कैसा, हमने बोला सेंट्रल और यूनिवर्सल पाथवे है पूरा। तो ग्लाइकोलिसिस को पढ़े बिना आप ग्लूकोज की स्टडी नहीं कर सकते हैं। आप बायोमॉलिक्यूल्स की जब स्टडी करते हैं तब ग्लूकोज को आपको रखना ही रखना है कि वो ग्लूकोज तो अल्टीमेट सोल सोर्स किसके लिए, एनर्जी के लिए। अल्टीमेट सोल सोर्स कौन है, ग्लूकोज, ग्लूकोज ही है एनर्जी का। So thank you friends, in this lecture we will complete the glycolysis process and the significance of the glucose, where the glucose is required or where the without the glucose we can't survive. Glucose is the universal and central source for the all the organisms present in the earth.